नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों अगला जो टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे आवेशित गोलीय कोष। चलिए मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, आवेशित गोलीय कोष। आवेशित गोलीय कोष जिसको आप खोखला गोले के नाम से जानते हैं, खोखला गोला खोखला गोला, ठीक है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये आपका तो हेडिंग हो गया दोस्तों। चलिए, कह रहा है कि आवेशित गोलीय कोष यानी जिसे आप खोखला गोला कहते हैं के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो चलिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे इसे। मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि खोखला गोले की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक खोखला गोला बनाते हैं। इस तरीके से हमने माना कि एक खोखला गोला है जिस पर आवेश प्लस क्यू आवेश जो है पूर्ण रूप से एक समान रूप से इसके चारों ओर क्या है, वितरित है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि खोखले गोले में अंदर तो कोई मटेरियल होगा नहीं, इसलिए पूरा का पूरा आवेश कहाँ पर वितरित होगा, सरफेस पे वितरित होगा। अब हमने माना कि इसके सेंटर से इसकी रेडियस जो है वो क्या है दोस्तों, कैपिटल आर है, यानी इसकी त्रिज्या जो है हम लोग मान चुके हैं कैपिटल आर है। अब इसको चूंकि जैसा कि आपको पता है गॉस प्रमेय का उपयोग है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस से घेरेंगे। तो चलिए, चूंकि ये गोला है इसलिए इसको गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, गोलाकार होगा। तो दोस्तों देखिएगा, मैं गॉसियन सरफेस खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान दें, ये जो है आपका यहाँ से मिल गया क्या दोस्तों, गॉसियन सरफेस। अब हम मान लेते हैं कि इस सेंटर ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट क्या लेंगे दोस्तों, P1। स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, P1 लेंगे। इसको आप सेंटर O दे दीजिए कि सेंटर O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है P1, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल मानेंगे। यहाँ से हमने दिखा दिया कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी दोस्तों, वेक्टर ई होगी। और यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल खींचे तो ये क्या होगा, वेक्टर डी होगा। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हम सबसे पहले छोटा एरिया मानते हैं, डी मान लिया, इस पर नॉर्मल खींचते ही यह एरिया वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। चूंकि यह प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से बल रेखाएं बाहर निकलती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकली। ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये P1 है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये पॉइंट कहाँ हम लोग निकाल रहे हैं, P1 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, P1। वैसे ही ये सरफेस है, तो इस सरफेस पर अगर हम लोग नाम देना चाहें तो यहाँ पर अगर एक बार बाहर निकालेंगे और फिर कहाँ निकालेंगे, पृष्ठ पे। तो पृष्ठ वाले टॉपिक को फिर हम लोग पृष्ठ वाले को लिख ले रहे हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ये वाला, ताकि आपको दिखाई दे, क्लियर हो जाए। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा दोस्तों, P2 होगा। ये जो पॉइंट आएगा, ये जो ऊपर से आप पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट जो आएगा वो, सॉरी देखिएगा थोड़ा सा, ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा P2। और एक पॉइंट अंदर होगा, क्या होगा, P3। एक पॉइंट क्या होगा दोस्तों, P3। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे, फिर पृष्ठ पर निकालेंगे, और फिर कहाँ निकालेंगे दोस्तों, अंदर निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने आर त्रिज्या का ग्राफ माना, फिर आर दूरी पर हमें P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ज्ञात करेंगे।
चलिए हम लोग P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब हम लोग कहाँ निकालेंगे, P1 पर ले लेते हैं। तो चलिए मैं एक ब्लैक वाला ले रहा हूँ। तो अब हम लोग निकालेंगे, अगर P1 की बात करें तो चूंकि अब छोटा सा हिस्सा है, लिखेंगे DA के कारण, कहेंगे DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो DA से गुजरने वाला अगर हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालें तो आपको पता है कि एरिया छोटा है इसलिए फ्लक्स भी छोटा होगा। डी फाई इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA। अब देखिए चूंकि यहाँ पर वेक्टर ई जैसा कि फिगर में आपको दिखाया भी गया हुआ है कि वेक्टर ई और DA क्या है, दोनों पैरेलल हैं। जब पैरेलल होगा तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं कि EDA cos 0 डिग्री। अगर आपको क्लियर ना हो रहा होगा तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि वेक्टर ई जो है, वेक्टर ई पैरेलल है किसके, वेक्टर DA के। तो जब यह पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों, 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया, EDA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए हमने छोटे टुकड़े यानी अवयव, या आप यहाँ लिख सकते हैं अवयव या टुकड़ा आप लिख सकते हैं, अवयव क्या, अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। डी फाई इक्वल्स टू फाई ई लिख लीजिएगा, क्योंकि फ्लक्स निकालते हैं तो हम लोग फाई ई लिखते हैं, ठीक है। तो डी फाई ई को वेक्टर ई डॉट ई, चूंकि पैरेलल है इसलिए 0, तो EDA cos 0। अब क्या निकालेंगे, छोटे से अवयव के कारण निकाले थे, अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ से दोस्तों निकालना चाहें तो क्या होगा, ओवरऑल डी फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल EDA। और आप ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसे कट नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, फाई ई। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या होगा, चूंकि ई कांस्टेंट है तो ई तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, DA। तो अब बताइए कि DA भी D से ये इंटीग्रेशन कटेगा तो क्या बचेगा, E इंटू A। और जैसा कि आपको पता है कि गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है दोस्तों, स्मॉल r है। चलिए मैं फिगर दिखा रहा हूँ, आप देखिए केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो गोले का ये इस गॉसियन जो सरफेस है डैश वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr स्क्वायर। चलिए हम लोग दिखा देते हैं इसको आपको। तो E इंटू क्या हो गया दोस्तों, 4π स्मॉल r स्क्वायर। तो फाई ई की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, E इंटू 4πr स्क्वायर। इस तरीके से पहला हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ। लिखेंगे चूंकि गॉस प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन नॉट से भी जानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, तो अगर समीकरण 1 व 2 की तुलना करें तो लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी तुलना करने पर, या 2 से करें तो E इंटू क्या हो गया, 4π स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया E इक्वल्स टू 1/4π
एप्साइलन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो है इक्वेशन 4, सॉरी ये इक्वेशन कौन सा बनेगा, 3 बनेगा। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये इक्वेशन कौन सा बनेगा दोस्तों, 3 बनेगा। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो देखिए E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, मैं जब शुरू में वैद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक को पढ़ाया था। E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर किसके लिए होता है, बिंदु आवेश के लिए होता है। यानी कहेंगे कि अगर कोई बिंदु आवेश है, सॉरी कोई बिंदु, 2 मिनट थोड़ी प्रॉब्लम आई है। कोई मान लीजिए, जैसे आप कल्पना करें कि कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से अगर r दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र E निकालना हो तो उसका फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। चलिए दोस्तों हम लोग इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसका तो कोई मतलब है नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो इसका मतलब ये है कि जो गोला है वो कैसा बिहेव कर रहा है, बिंदु आकार का। तो लिखेंगे अतः खोखला गोला, खोखला गोला ऐसे व्यवहार कर रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसा मानो कि, जैसा मानो कि संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर न होकर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर न होकर, होकर गोले के केंद्र पर स्थित है, गोले के केंद्र पर स्थित है। यानी कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं कि इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पूरे गोले के कारण दिखाई दे रहा है। अतः कह सकते हैं कि जो आपका खोखला गोला है, फिगर में मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो आपने ये डार्क वाला रेड कलर का खोखला गोला बनाया है, ये कैसा बिहेव करता है, लगता है कि पूरा का पूरा आवेश सरफेस पे न होकर कहाँ पर है, ओ पॉइंट पर आ गया। यानी पूरी सिकुड़ कर कैसी हो गई है, बिंदु आकार की बन गई है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मानते हैं, अब आगे लिखेंगे यदि आवेश की आवेश यदि, यदि लिखेंगे यदि गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या हो दोस्तों, सिग्मा हो, तब अगर मान लीजिए कि सिग्मा होगा तो क्या होगा, तो आप देखेंगे चूंकि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो ये बताइए दोस्तों एरिया किसका लिया जाएगा, ठोस गोले, सॉरी खोखले गोले का एरिया लिया जाएगा। और हमने जो इस रेड वाले डार्क वाला दिखा है, इसका रेडियस क्या माना है, कैपिटल R, और गोले का एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं 3 इक्वेशन बना था और चौथा इक्वेशन हो गया। तो अब लिखेंगे Q का मान, Q का मान समीकरण, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो अगर समीकरण 3 में अगर आप वैल्यू रखते हो तो आपको दिखाई देगा कि E इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q की जगह क्या होगा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं E इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि खोखले गोले के अंदर,
खोखले गोले के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो इक्वल टू होगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। इस तरीके से आपका पॉइंट कौन सा इक्वेशन बन गया 5। और यही इक्वेशन जो है क्या दिखाता है कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इक्वल टू सिग्मा अपन गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर होता है। तो अब दोस्तों हमने बाहर तो निकाल लिया, अब कहाँ निकालेंगे पृष्ठ पर। तो चलिए मैं लिखता हूँ, अब लिखेंगे गोले के पृष्ठ अर्थात P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अब दोस्तों अब हम लोग कहाँ निकालेंगे P2 पे। और कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हम P2 की बात करेंगे तो दोस्तों बताइए P2 पर क्या होगा। P2 पर स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगी, यानी ये r वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, स्मॉल r कहाँ जाएगा कैपिटल R के, यानी स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इसलिए स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R। लिखेंगे समीकरण 5 से। तो अगर हम समीकरण 5 की बात करें तो समीकरण 5 में अगर हम करें तो कैपिटल R की स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे कैपिटल R। तो लिखेंगे E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r की जगह क्या रखेंगे कैपिटल R। तो E बराबर क्या हो गया, E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि खोखले गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन कौन सा बन गया, छठा इक्वेशन आपका बन गया। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट बाई कांस्टेंट क्या होगा कांस्टेंट होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह क्या होगी वैल्यू नियत होगी। तो लिखेंगे अतः गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव नियत होती है, होती है। ठीक है, तो हम लोग सरफेस पे भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग कहाँ निकालेंगे दोस्तों, अब सरफेस के बाद से हम लोग कहाँ निकालेंगे इंटरनल यानी पॉइंट P3 पे। और जैसा कि आपको पता है कि जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे वहाँ पर हम आवेशों को देखेंगे कि आखिरकार आवेश कितना है, और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम लोग गॉसियन सरफेस खींचें। और गॉसियन सरफेस जितने आवेश को घेरता है वही क्या बताता है वैद्युत फ्लक्स को बताएगा। तो अब हम लोग कहाँ निकालेंगे P3 पे। तो चलिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ P3 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों, लिखेंगे P3 पर तीव्रता ज्ञात करना। तो आप पूरा डिटेल भी लिख सकते हैं कि बिंदु P3 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो P3 पे अब हम लोग निकालेंगे, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे वहाँ से गॉसियन सरफेस गुजारना पड़ेगा। तो चूंकि P3 से निकाल रहे हैं तो हमें गॉसियन सरफेस में गुजार रहा हूँ। देखिएगा अगर हम लोग गॉसियन सरफेस गुजारे दोस्तों, ये बताइए ये गॉसियन सरफेस P3 से गुजरा, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई आवेश है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आवेश Q तो बाहर है, यानी इस गॉसियन सरफेस द्वारा कोई भी आवेश नहीं घेरा जा रहा है। और जब गॉसियन सरफेस द्वारा कोई आवेश नहीं घेरा जाएगा तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र और आवेश का मान क्या होगा 0। और हम लोग मान लेते हैं कि इस छोटे से जो गॉसियन सरफेस बना है इसकी रेडियस क्या r डैश। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। अब लिखेंगे चूंकि अब शुरू में जब हम लोग देखे थे कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र आप निकाले थे, देखिएगा दोस्तों
ये वाली कंडीशन E इंटू 4πr²Q/ε0। ठीक ऐसे ही कहानी थी, बस क्या था, स्मॉल r था जो केंद्र से बाहर वाले पॉइंट की दूरी थी। अब हम लोग केंद्र से कहाँ ले रहे हैं, अंदर वाले पॉइंट की दूरी ले रहे हैं, यानी अंदर, यानी केंद्र से लेके ये डार्क वाला जो ब्लैक वाला जो आपको गॉसियन सरफेस दिख रहा है उसकी रेडियस क्या माना गया, r'। यानी आप कह सकते हैं कि इस वाले में बस थोड़ा संशोधन करना है कि स्मॉल r स्क्वायर की जगह स्मॉल r' स्क्वायर करेंगे और तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए E n2 क्या था, 4 स्मॉल r' का स्क्वायर इक्वल्स टू Q/ε0। और चूंकि अब ये हो गया फॉर्मूला, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु P3 से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ किसी भी आवेश को नहीं घेर रहा है, अतः नेट आवेश क्या होगा, शून्य होगा। नेट आवेश क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो आपने जो इक्वेशन बनाया है यहाँ पर E इंटू 4πr²Q, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो E इंटू क्या हो जाएगा, 4 स्मॉल r' इक्वल्स टू 0/ε0। इस तरीके से ये E की वैल्यू क्या आ गई थी। तो आपने ये देखा कि खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो लिखेंगे अतः खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सदैव शून्य होती है, सदैव शून्य होती है। इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। खोखले गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल्स टू σ/ε0 कैपिटल r²/r²। पृष्ठ पर E इक्वल टू σ/ε0 और अंदर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है। तो पूरा डिटेल मैंने आपको समझाने की कोशिश की दोस्तों। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और इसके बाद मैं अगला टॉपिक लूँगा, ठीक है। एक और अनुप्रयोग होता है गॉस प्रमेय में, ये तीसरा अनुप्रयोग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।